20 क्लासेस। आज हम पावर शेयरिंग करने जा रहे हैं। पावर शेयरिंग जो है क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 1 है। पावर शेयरिंग, इसमें हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग का क्या क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पावर शेयरिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और दो हम केस स्टडी देखेंगे, एक श्रीलंका का और दूसरा बेल्जियम का। ठीक है, तो हम ये दोनों चीज़ देखना है हमें यहाँ पे पावर शेयरिंग का, और इन दोनों कंट्री के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये भी एक पावर शेयरिंग है। उस पर लोकल गवर्नमेंट में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और विलेज पंचायत, ये पावर शेयरिंग है, जो कि वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग इसको बोलते हैं। और दूसरे जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि ये वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, फिर पंचायत है या कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो कि बेल्जियम में हमें देखने को मिलता है। और हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो ये हम तीनों चीज़ के बारे में देखेंगे, हम यहाँ पे किस तरह से पावर शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। मैंने आपको बताया था कि हम दो केस स्टडी करेंगे, एक तो बेल्जियम का करना है हमें और दूसरा श्रीलंका का करना है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब वहाँ के किस तरह से देयर इज डाइवर्सिटी बेस्ड अपॉन लैंग्वेज इन दैट कंट्री, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट इज कॉल्ड एथनिक कॉम्पोजिशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेल्जियम में 59% लोग जो हैं दे लिव इन फ्लेमिनिस रीजन, और वो कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते हैं, डच बोलते हैं। यानी कि 59% लोग वहाँ के डच बोलते हैं, और 40% लोग जो होते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, वालेनियन रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और बाकी जो है 1% जो लोग जर्मन बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो रिमेनिंग 1% जो है वहाँ पे वो जर्मन। तो 59%, उसके बाद हमारा 59%, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 40% लोग जो हैं वो ये आपका फ्रेंच बोलते हैं, और 1% यानी कि टोटल 100% हो गया। ये हो गया बेल्जियम का लैंग्वेज कॉम्पोजिशन है, वहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या है। तो ये डिफरेंसेस है हमें यहाँ पे। एक्चुअली हमें बेसिक एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में जो ग्रुप मेजोरिटी में होता है, यहाँ पे जैसे कि डच स्पीकिंग जो है मेजोरिटी में है, तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे, क्योंकि किस तरह से अगर चाहे तो ये हमेशा गवर्नमेंट बना सकते हैं वहाँ पे, और अपना टर्म्स एंड कंडीशन को इम्पोज कर सकते हैं फ्रेंच के ऊपर या जर्मन के ऊपर। क्या उन्होंने ऐसा किया वहाँ पे, ये हम देखेंगे वहाँ पे। और उसके बाद जब जब हम उसका कैपिटल की बात करते हैं, जो कि ब्रुसेल है, ब्रुसेल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। वहाँ पे 80% लोग जो होते हैं वो आपका फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग जो है दे स्पीक डच। सो अब हम पूरा बेल्जियम में लो, अगर हम पूरा बेल्जियम के बारे में देखते हैं तो पूरा बेल्जियम में मेजोरिटी कौन है आपका, डच स्पीकिंग, क्योंकि 59% लोग जो है डच बोलते हैं वहाँ पे। और अगर हम कैपिटल सिटी में देखते हैं तो वहाँ पे ब्रुसेल में, तो वहाँ पे जो है डच जो है सिर्फ 20% है, और फ्रेंच जो है वो 80% है। यानी कि कैपिटल सिटी में फ्रेंच मेजोरिटी में है, और पूरा बेल्जियम में हम देखते हैं तो वहाँ पे डच मेजोरिटी में। तो ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन हो गया, एथनिक कॉम्पोजिशन। सो विच आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ बेल्जियम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है आपका फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ये हमें लर्न करना है कि कौन कौन से इनके नेबरिंग कंट्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो मैंने बताया ना, दो हम केस स्टडी लेंगे, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम का। तो श्रीलंका का हमने देख लिया, सॉरी हमने बेल्जियम का देखा कि वहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनका क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उनका। श्रीलंका में हम देखते हैं, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका इज़ वन मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंघालाज, जो कि 74% लोग जो हैं वो सिंघालाज हैं, 74%।
मेजोरिटी सिंगालास का है यहाँ पे। 18% लोग जो हैं वो तमिल बोलते हैं। और इन तमिलियन में भी हम देखते हैं दो ग्रुप हैं, एक है 13% जो कि तमिल्स आर तमिल नेटिव, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो कि तमिल बोलते हैं, और 5% जो हैं वो आपके इंडियन तमिल है, जो कि इंडिया से जिनके फोर फादर इंडिया से जाके श्रीलंका में बस गए थे मे बी 3-4 सेंचुरी एगो, तो ऐसे लोग हैं। सो हम यहाँ पे क्या देते हैं, 74% लोग जो है वो आपका सिन्हाला जो है, सिन्हाला जो वहाँ के मेजोरिटी ऑफ पीपल जो दे स्पीक सिंगाला लैंग्वेज, श्रीलंका का लैंग्वेज। और दूसरा जो है 18% लोग हैं तमिलियन हैं, और तमिलियन में दो तरह के हैं। 13% जो है वो आपके नेटिव तमिल है, वहाँ के रहने वाले श्रीलंका के, और 5% जो है वो इंडियन तमिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंग्वेज बेसिस से डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड श्रीलंका। कुछ क्रिश्चियन है वहाँ पे जो कि तमिलियन भी हैं, और कुछ श्रीलंका के लोग भी हैं जो कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द सिंगाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ये भी एक डिफरेंसेस है कि ज़्यादातर जो सिंगाला 74% लोग जो हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो बुद्धिस्ट है। मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू हो सकते हैं या मुस्लिम है। ठीक है, तो ये भी है वहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियम लीडर अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई। देखो हमने बताया था ना कि बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे, डच जो थे मेजोरिटी में थे, 59% थे, और ये 40% थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया अपने कंट्री में, क्या क्या बदलाव लेके आए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आए, जिससे कि और वो चेंजेस क्यों लेके आए थे, क्या कारण था ये चेंजेस लाने का। देखो बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। कितने टाइम? 4 टाइम उन्होंने चेंज किया था, फ्रॉम 1970 टू 1993, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। देखो वहाँ डिफरेंसेस था, इस डिफरेंसेस हो सकता है कंट्री का बंटवारा हो सकता था, कंट्री 2 टुकड़ों में बट सकता था, लेकिन ये उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट लेके अपने देश में बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए। अमेंडमेंट मतलब बहुत चेंजेस दैट इज ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उस बदलाव से उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं, इवन दो देयर डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दे कुड लिव पीसफुली इन दैट कंट्री, वो शांति से वहाँ पे रह सकें। इसकी वजह से उन्होंने ये बदलाव लेके आए थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल। मैंने अभी बताया था ना कि उन्होंने जो अभी इस तरह का अरेंजमेंट लेके आए थे और उस अरेंजमेंट की वजह से वो लोग पीसफुली रह रहे हैं। तो ऐसा क्या अरेंजमेंट उन्होंने लेके आए थे, उसको हम बेल्जियम मॉडल बोलते हैं, या एक्सप्लेन द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में उन्होंने ऐसा क्या क्या चेंजेस लाए थे जिससे कि वहाँ के अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग जो हैं वो शांति से रह रहे हैं। देखो उन्होंने पहला तो था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Some special laws require the support of majority of members from each community. Thus, no single community can make decision unilaterally. Unilaterally मतलब एक ही सिंगल हैंडेड। अब देखो वहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या चेंजेस लाए थे वहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है फ्रेंच के भी सेम होंगे, इक्वल में हो गए, फ्रेंच के 50% हो गए और उनके 50% हो गए। इस तरह से उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं, देखो अब क्या है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होगा कि 59% लोग जो है वो फ्रेंच डच बोलने वाला है, तो ऑब्वियसली डच का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा और वो डोमिनेट करेंगे। उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया जिससे कि दोनों कोई खुश रह सके। इवन दो डच जो हुआ देवर इन मेजोरिटी 59%, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें 50% सीट चाहिए, और फ्रेंच को उन्होंने 50% दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डच ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ फ्रेंच, और इस तरह से उन्होंने एक अरेंजमेंट डेवलप किया जिससे कि उन लोग शांति से रहते हैं। कुछ स्पेशल लॉ है, जैसे मान लो कोई लॉ है जो कि एक कम्युनिटी को के कंसर्न है, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, तो उसको मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी, उसमें ना इसको भी सपोर्ट चाहिए, इसको भी सपोर्ट चाहिए। कुछ स्पेशल लॉ में ना बोथ द कम्युनिटी नीड टू गिव देयर सपोर्ट with majority, then only that law will be passed. So single handed no language speaking people can pass any law. तो ये भी एक था। इस तरह से उन्होंने नो सिंगल कमिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। ठीक है, एक कमिटी चाहे भी तो कोई लॉ पास नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है दूसरा कि और क्या अरेंजमेंट लेके आए थे, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम यहाँ बात करें फेडरलिज्म की। आमतौर पे क्या होता है कि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वहाँ ज़्यादा पावरफुल था, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, सम पावर वर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को ना बोला गया कि दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से पावर देता और जब मर्जी छीन सकता था, ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट विल बिकम सबऑर्डिनेट, उनके नीचे रह के काम करेगा। लेकिन जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और इस तरह से ये लोग अपने पावर को एंजॉय करने के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंट थे। ये दे वर नॉट अंडर द कंपल्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके दबाव में काम नहीं करना पड़ता। और ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इनका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। सो सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी पावर टू अथॉरिटी टू टेक अवे दीज पावर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट कैन एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली। सो दिस वाज डन इन श्रीलंका to reduce the power of central government. देखो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड, अब ये तो मैंने सेकेंड पॉइंट बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है कि ब्रुसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल। देखो मैंने क्या बताया था कि सेंटर में क्या था कि उन्होंने 50-50 कर लिया था, 50 फ्रेंच स्पीकिंग और 50 डच स्पीकिंग। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग लोग थे वो 59% थे और ये 50% थे। फिर भी इन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये जो थे 40% थे, फिर भी इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम 50 मान लेते हैं। तो यहाँ पे डच ने सेक्रीफाइस किया था। तो अब बारी थी फ्रेंच को सेक्रीफाइस करने की। हालांकि यहाँ पे 80 और 20 थे, 80 और 20 जो थे, 80 जो थे यहाँ पे फ्रेंच थे और 20 डच थे। तो यहाँ पे फ्रेंच ने सेक्रीफाइस किया, ये बोला कि कोई बात नहीं, हम 50-50 कर लेते हैं। और इस तरह से दोनों जगह दोनों ग्रुप ने सेक्रीफाइस किया और एक अरेंजमेंट डेवलप किया जिससे कि दोनों कम्युनिटी पीसफुली रह सके। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट है कि इसके अलावे वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप किया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि हर लैंग्वेज ग्रुप का अपना गवर्नमेंट होगा। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग जो थे उनका अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जर्मन का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा और डच स्पीकिंग का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। तो जो भी इनके कल्चरल रिलेटेड मैटर होंगे, जो भी कल्चर से रिलेटेड मैटर होंगे, मान लो जर्मन के कल्चर से रिलेटेड कोई मैटर है तो दैट मैटर विल गो टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ जर्मन। अगर कोई फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का कोई कल्चरल मैटर है दैट विल गो टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और इस तरह से डच का भी था। तो ये भी एक, जैसे हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इस तरह का गवर्नमेंट ये था जो कि वहाँ पे सेटअप किया गया था। ठीक है, सो ये अरेंजमेंट था जो कि वहाँ पे उन्होंने शुरू किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग आज भी पीसफुली रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। लेकिन क्या ये चीज़ श्रीलंका में हो पाया? क्या श्रीलंका में इस तरह का कोई अरेंजमेंट डेवलप किया गया? क्या श्रीलंका पीसफुली रह पाया आने वाले सालों में इंडिपेंडेंस के बाद? देखो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 1949 में और उसके बाद उन्होंने कुछ सालों बाद ही हम देखते हैं कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक लॉ लेके आए थे जिसमें कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट ने श्रीलंका में, आपको पता है कि सिंघाला 74% थे, सिंघाला जो थे 74% थे और इनका गवर्नमेंट बनता था हमेशा, क्योंकि ज़्यादा जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते थे वो पार्टी जीत जाता था। सो ऑलवेज सिंघाला यूज टू फॉर्म गवर्नमेंट इन श्रीलंका एंड बिकॉज दे वर इन मेजोरिटी। सो जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है जो भी स्टेप उठाता है अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे मेजर्स को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियन मेजर। तो ऐसा क्या क्या स्टेप श्रीलंका गवर्नमेंट ने उठाया था अपने लोगों को, अपने सिंघालाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? एक तो सबसे पहले उन्होंने एक लॉ पास किया था 1956 में, उसमें उन्होंने सिंघालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था और तमिलियन को डिसरिगार्ड किया था। इससे तमिल को भी चाहिए था कि हाँ अगर तमिल उनका लैंग्वेज को भी रिकॉग्निशन मिले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था एंड इनको इग्नोरिंग दे डिक्लेयर दैट सिंघालाज वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो दिस एक्चुअली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ तमिलियन इन श्रीलंका। सेकेंड पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंघालाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी
पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने ऐसा प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाया था जिसमें कि ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिले, ज़्यादा जो अहमियत दिया जाए वो सिन्हालाज को दिया जाए। कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब में सिन्हालाज को जो पहले जॉब मिले या उनको ज़्यादा जॉब मिले। और दूसरा जो था कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई रिजर्वेशन था तो उसमें रिजर्वेशन और गिवन टू सिन्हालाज पीपल सो दैट दे ऑक्यूपाई मोर पोजीशन इन and seats in university as well as government job. So that is called majoritarian measure। जो मेजोरिटी गवर्नमेंट ने जो लॉ बना के अपने सिन्हालाज को सपोर्ट करने के लिए जो लॉ बना। तीसरा क्या था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। देखो बुद्धिज्म जो था वो सिन्हालाज का रिलीजन था, ज़्यादातर सिन्हालाज जो थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, और जो तमिलियन थे वो चाहे तो हिंदू या मुस्लिम थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे और दैट विल बी डिक्लेयर एज स्टेट रिलीजन एंड स्टेट विल डू एवरीथिंग टू प्रमोट बुद्धिज्म। एंड इन दिस वे दे इग्नोर्ड द रिलीजन ऑफ तमिलियंस, दैट इज हिंदू और क्रिश्चियनिटी को उन्होंने इग्नोर किया था। सो इन तीन जो स्टेप उठाए गए थे उसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियन मेजर्स, या वो स्टेप दैट इज टेकन बाय मेजोरिटी गवर्नमेंट टू सप्रेस, दबाने के लिए तमिलियन को इन श्रीलंका, एंड दैट इज वाई तमिलियन डिड नॉट फील सेफ इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ श्रीलंका। जो हमने अभी बताया ना तीन चीज़, कि बुद्धिज्म को उन्होंने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद सीट रिजर्व कर दिए थे उन्होंने सिन्हालाज के लिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटी पोजीशन में उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका में? सो ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल। देखो क्या हुआ ना कि जो भी श्रीलंका में तमिल थे वो लोग खुश नहीं थे गवर्नमेंट के जो भी स्टेप उठाए जाते थे, जो भी लॉ पास किए जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इन लॉ के थ्रू जो सिन्हालाज के गवर्नमेंट है वो उनको सप्रेस करने, उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और इस तरह से दे स्टार्टेड फीलिंग दैट दे हैव बीन एलिनेटेड पर्पसफुली बाय द सिन्हालाज गवर्नमेंट। उनको अलग करने की कोशिश किया जा रहा है, उनको सेम कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है जो कि तमिलियन को रखा जा, सॉरी श्रीलंकन को रखा जा रहा है। दूसरा कहते दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको ये भी लग रहा था कि जो भी सिंघाला लीडर हैं, जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर हैं वहाँ पे, वो लोग तमिलियन के जो प्रॉब्लम है उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जो भी डिमांड करे उसको इग्नोर कर रहे हैं। और इस तरह से उनको लगने लगा कि हमें इस कंट्री में कभी इक्वल राइट नहीं मिलेगा, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो बाकी सिन्हालाज को मिल रहा है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल ट्रीटमेंट। उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट भी नहीं मिल रहा है जो कि सिन्हालाज को मिल रहा है। तो इस तरह से वो भी दे ऑल्सो फेल्ट एलिनेटेड, उनको बुरा लगने लगा। नेक्स्ट है कि दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी। मैंने अभी बताया था कि उनको जॉब वगैरह में इतना प्रेफरेंस नहीं जाता। मान लो कि 4 तमिलियन सिन्हालाज है वहाँ पे और ये दो तमिलियन है, तो उन्होंने अगर 2 पोस्ट है तो ये इनको ले लेते थे और इनको छोड़ देते थे। इस तरह से दे वर रिजेक्टेड बिकॉज दे जस्ट बिलोंग टू तमिल कम्युनिटी। सॉरी। नेक्स्ट है कि देयर इंटरेस्ट वर ऑल्सो इग्नोर्ड। दिस रिजल्टेड इन स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल। और उनके इंटरेस्ट जो भी वो डिमांड करते थे या जो भी वो मांग करते थे गवर्नमेंट से, उसको इग्नोर किया जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि तमिल और श्रीलंकन के बीच में थोड़ा सा तमिलियन और श्रीलंकन के सिन्हालाज के बीच में टेंशन शुरू हो गया। ये श्रीलंका में हुआ था और उसकी वजह से एक हमें यहाँ पे LTTE इसका फुल फॉर्म आ सकता है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एल्म। एल्म तो होता है कि वहाँ स्टेट। सो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया LTTE तमिलियन ने, और दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू क्रिएट ए सेपरेट कंट्री फॉर तमिलियन। सो दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एल्म। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डिड द तमिल रिस्पॉन्डेड द मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलोड बाय सिन्हालाज इन श्रीलंका। तमिलियन ने क्या, ऑब्वियसली उनको बुरा तो लगेगा ही, तो उन्होंने उनमें गुस्सा आया, क्या क्या उन्होंने किया। श्रीलंकन तमिलियन लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो उन्होंने अपना पार्टी बनाया, क्योंकि डेमोक्रेसी है वहाँ पे, डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है, अपने राइट के लिए लड़ सकता है। तो उन्होंने भी अपना पार्टी बनाया, अपने राइट के लिए लड़ना शुरू करने लगे कि हमें भी तमिल को एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। दूसरा क्या था, उन्होंने
दे स्ट्रगल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ एक बार। जैसे कि जहाँ जिस एरिया में, जैसे मान लो कि ये आपका ये श्रीलंका है, श्रीलंका में इस पार्ट में तमिलियन रहते थे, ये पार्ट जो है तमिलियन है, बाकी इसमें सिंघाड़ा रहते थे। तो इन्होंने ये मांग करने लगी जहाँ पे तमिलियन ज़्यादा है, जहाँ पे तमिलियन का मेजोरिटी है, उस एरिया में तमिलियन को ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी मतलब इंटरनल फ्रीडम, कि हमें अपना अफेयर को खुद मैनेज करने दो। वो गवर्नमेंट जो कि दैट इज लेड बाय सिन्हाला शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ दोज एरियाज इन विच तमिलियन लिव्स, सो दैट इज कॉल्ड रीजनल ऑटोनॉमी। और एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो जो अपॉर्चुनिटी सिन्हालाज को मिल रहा है उनको भी वही अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा डिमांड करने लगे तमिलियन। बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। देखो एल मतलब स्टेट होता है, उन्होंने बोले कि हमें अलग से तमिल चाहिए। ये पार्ट को उन्होंने अलग कंट्री मांगना चाहते थे और अलग स्टेट बनाना चाहते थे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो ये रिजल्ट था मेजोरिटेरियन मेजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिविलियन वार इन श्रीलंका। अब वहाँ पे वार शुरू हो गया। सिविलियन वार मतलब, सिविल वार मतलब होता है कि जो एक ही कंट्री के अंदर एक ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिविल वार। और दूसरे कंट्री के साथ वार होता है तो उसको हम वार बोलते हैं जनरली, बट ये सिविल वार होता है, वार विद इन द कंट्री, वन ग्रुप इज फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे सिविल वार का क्या रिपरकशन हुआ या क्या इम्पैक्ट पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। देखो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे कम्युनिटीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारे लोग तो वहाँ छोड़ के चले गए और दूसरे कंट्री में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। मेनी मोर पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग अपना जीने खाने का सहारा खत्म हो गया। तो ये था इम्पैक्ट वहाँ पे सिविल वार का। व्हाट वाज द कॉज ऑफ रिसेंटमेंट इन बेल्जियम। अब देखो हम बेल्जियम के बारे में हमने बताया था ना, वहाँ पे क्या हुआ, क्या कारण था कि बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में थोड़ा सा टेंशन शुरू हो गया था, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में। देखो द मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वर रिलेटिवली रिच एंड पुअर। आपको पता है कि जो 40% लोग थे वो फ्रेंच थे और 59% लोग जो थे वो डच स्पीकिंग थे। तो ये लोग जो थे ना, जो 40% लोग जो थे कम जो थे, उन लोग रिच भी थे और पावरफुल भी थे, क्योंकि रिच थे ऑब्वियसली, सो पावरफुल भी थे उन लोग। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों कुछ कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में फिर भी इतना पावरफुल है, इतना रिच है। और इन जो डच स्पीकिंग लोगों को फ़ायदा हुआ बाद में जब एजुकेशन और, लेकिन तब तक वो बहुत आगे निकल चुके थे। तो इनको उनसे एक तरह से जेलस होने लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो हालांकि मेजोरिटी में फिर भी पिछड़े हुए हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जो कि माइनॉरिटी में फिर भी आगे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 एंड 60s। ठीक है, सो द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी और मोर एक्यूट इन ब्रुसेल, क्योंकि ब्रुसेल में क्या था, आपको पता है कि ब्रुसेल में 80% लोग जो थे वो फ्रेंच थे और ये 20% लोग थे डच थे। तो ये और ज़्यादा सीरियस मैटर था, इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा सीरियस होने लगा। ब्रुसेल प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो ये मैंने बताया अभी ऊपर वाला। तो ये सारे जो थे ये क्वेश्चन है कि क्या क्यों टेंशन का क्या कारण है डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में बेल्जियम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट लेड टू द सिविल वार इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था, मैंने बता दिया था, वैसे इसके बारे में बता चुका हूँ मैं कि क्यों हुआ था। द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट कमिंग वन आफ्टर अनदर हैड ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन द तमिल एंड इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। मतलब अलगाववादी, उनको अलग फील होने लगा कि हम यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कभी भी इग्नोर किया जाएगा, कभी भी इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिएगा। तो वो अपने आप को अलग सोचने लगे, हम अलग हैं सिन्हाला से, हम तमिलियन लोग अलग हैं वहाँ से। तो इस तरह का एक फीलिंग आने लगा, जबकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है मेजोरिटेरियन मेजर की वजह से। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। उनको लग रहा था कि कोई भी जो मेजर पार्टी है वहाँ पे सिन्हालाज के, वो लोग उनके लैंग्वेज या उनके कल्चर के प्रति इतना सेंसिटिव नहीं है, उनके बारे में अपने सिन्हालाज लैंग्वेज के उनके कल्चर को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनके लैंग्वेज को इग्नोर कर रहे हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल राइट, कि उनको गवर्नमेंट और जो ये है आपका गवर्नमेंट के पॉलिसीज है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है, इसलिए उन लोगों दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द तमिलियन एंड सिन्हाला जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम।
तो श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। उन्होंने डिमांड करने लगे, उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया और उन्होंने डिमांड करने लगे कि हमें भी हमारा भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो और हमारे कल्चर को रिकॉग्नाइज करो। दे ऑल्सो मेड एफर्ट टू रीजनल ऑटोनॉमी। उन्होंने वो डिमांड करने लगे कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हमें ऑटोनॉमी दे। ऑटोनॉमी मतलब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या सिन्हालाज गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। 1980 में बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी बनाए गए, फॉर्म्ड, और डिमांड करने लगे कि तमिल को एक अलग कंट्री बनाने के लिए, और इसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में सिविल वार शुरू होता है, कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। सो ये था मेजोरिटेरियन मेजर्स का इम्पैक्ट श्रीलंका में। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बेल्जियम में उन्होंने मिलजुल के पावर को शेयर किया तो वो पीसफुली रह रहे हैं, वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया। यही तो हमने देखा। देखो इन बेल्जियम लीडर्स हैव रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ ए कंट्री इज पॉसिबल ओनली रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रिलीजन की। ये अगर हम एक कंट्री में रहते हैं जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे हम तभी रह सकते हैं पीसफुली या यूनाइटेडली जबकि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझेंगे, जो कि बेल्जियम के लोगों के गवर्नमेंट ने समझा। सच रियलाइजेशन रिजल्ट इन द म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट, और देखो वहाँ पे पावर शेयर किया गया और आराम से रह रहे हैं। श्रीलंका में कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे तमिलियन जो को सप्रेस करने की कोशिश करी गई, सिंहाला मेजोरिटी थे, उन लोगों ने तमिलियन को इग्नोर किया, और इट शोड दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर। अगर हमें ये दिखता है कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी अपना डोमिनेंस माइनॉरिटी के ऊपर थोपता है, उस समय क्या होता है, तो रिफ्यूजेड टू शेयर पावर इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी, और कंट्री का यूनिटी खतरे में आ सकता है, कंट्री डिवाइड हो सकता है टू पार्ट में। अगर जैसे कि वहाँ पे श्रीलंका में होने लगा कि तमिलियन कम्युनिटी जो थे आप डिमांड करने लगे कि हमें श्रीलंका में नहीं रहना, हमें अलग अपना कंट्री बनाना है, ठीक है। सो इस तरह का चेंज आ सकता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, तो श्रीलंका में वो पीसफुली नहीं रहे, सिविल वॉर शुरू होगा, वहाँ पे पीसफुली रह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजन। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देर आर टू कॉजेज वाई, टू रीजन वाई पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रूडेंशियल रीजन है और दूसरा मोरल रीजन है। हम प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है प्रैक्टिकल रीजन, प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब होता है कि अगर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ हमें फेस करना पड़ेगा। देखो इट हेल्प अस टू रियलाइज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लो पावर शेयर करते हैं तो दो ग्रुप में झगड़ा नहीं होगा, आराम से रह पाएंगे, जैसे कि बेल्जियम में रह रहे हैं उन्होंने। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल। देखो जब भी जहाँ पे भी पावर शेयर नहीं हुआ है वहाँ पे वायलेंस होता है, श्रीलंका में हुआ था, और वहाँ पे गवर्नमेंट इनस्टेबल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल हो, एवरीथिंग रिमेन स्टेबल, then so we need to share power. So that is another reason why we need to share power in order to establish political order. अगर मान लो कि थर्ड पॉइंट क्या, इन ऑर्डर टू इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। देखो थोड़े समय के लिए थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को सप्रेस कर रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में कंट्री दो पार्टों में बढ़ सकता है, कंट्री का यूनिटी खत्म हो सकता है। टायरनी ऑफ मेजोरिटी मतलब जो मेजोरिटी का क्रूरता है, मेजोरिटी का डोमिनेंस है, इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर माइनॉरिटी। सिर्फ माइनॉरिटी के लिए खतरा नहीं हो सकता है, माइनॉरिटी के लिए डेंजर नहीं हो सकता है, बल्कि अगर सिविल वार हो जाता है तो उसमें मेजोरिटी भी सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी परेशान हो सकता है। तो ये कारण है कि हमें प्रूडेंशियल रीजन है क्यों हमें पावर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम पावर शेयर नहीं करें तो वार हो सकता है, सिविल वार हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है, ये सारे चीज़ हो सकता है अगर हम पावर शेयर नहीं करें। तो ये प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयर करने का। मोरल रीजन में देखो, मोरल रीजन मतलब होता है कि देखो पावर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग जरूरी है। हम डेमोक्रेसी मतलब भी होता है पावर शेयरिंग। सो इफ इन देयर इज डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री सो देयर हैज़ टू बी शेयरिंग ऑफ पावर। सो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है ये। तो अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग मस्ट है, दैट यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, फिर वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज हु अफेक्टेड बाई इट एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। तो अगर मान लो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है, पावर शेयर हमें उनके साथ करना चाहिए जिन जो अफेक्ट हो रहे हैं लॉज बनने से या इफेक्ट हो रहे हैं गवर्नेंस से, तो उनसे पूछना जरूरी है या उनका सहमति लेना जरूरी है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी रूल्ड। ठीक है, ठीक है। तो लोगों से जो लोग लॉ से अफेक्ट हो रहे हैं उनसे पूछना जरूरी है, क्योंकि लॉ बन रहा है
तो दैट इज देयर फॉर द पीपल ओनली, सो पीपल नीड टू बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग एनी लॉ, दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट पावर शेयरिंग। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो बाई लॉ बना हुआ है, वो गवर्नमेंट जो प्रॉपर तरीके से चुन के आया है, वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका मेंशन है, प्रोसेस मेंशन है, उसके बेसिस पे अगर कोई भी गवर्नमेंट चुन के आता है तो ऐसे गवर्नमेंट को हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन विच इज वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द गवर्नमेंट। देखो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होता है जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, गवर्नमेंट चुनने में, और सिर्फ चुनने तक ही नहीं बल्कि आफ्टर दैट ऑल्सो वेन एवर एनी लॉज आर मेड पब्लिक ओपिनियन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, और इस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना कि सिर्फ गवर्नेंस में अपने आप को अपने गवर्नेंस में बल्कि लॉ बनाने में भी। सो इसलिए प्रूडेंशियल रीजन बहुत जरूरी है। सो याद रखो कि प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है प्रैक्टिकल रीजन, और मोरल रीजन मतलब क्यों होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पावर शेयर होना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी होने का, डिक्टेटरशिप लेके आ जाओ फिर। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो हम पावर शेयरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या तरह के पावर शेयरिंग होते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देखो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर किया जाता है। दूसरा जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी और जुडिशरी है। तो ये 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट 3 होते हैं, और तीनों के बीच में पावर शेयर किया गया है। एंड मोर ओवर दे आर एट द सेम लेवल, मे बी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी एट द स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होता है, और तीनों के बीच में पावर शेयर किया गया है। क्योंकि ये एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे है पावर शेयरिंग या स्टेट गवर्नमेंट पे पावर शेयरिंग है इस तरह का, तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का, स्टेट एट द वन लेवल, सेम लेवल पावर, इफ पावर इज शेयर्ड among the different organ of government, then that is called horizontal level of power sharing। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल। सो सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन जो है वो डोमिनेट करे एक दूसरे पे, ठीक है। नो गवर्नमेंट, नो ऑर्गन, जैसे मान लो कि पावर शेयर किया गया हुआ है, हम इंडिया में क्या है कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी उसको कैंसिल कर सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। तो देखो ये अपना पावर का मिसयूज नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव का ऐसा कोई ऑर्डर पास करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जुडिशरी कैन क्वेश्चन सच ऑर्डर और इवन कैन आस्क द एग्जीक्यूटिव टू उसको कैंसिल करने के लिए। सो देयर इज कंट्रोल ओवर ईच अदर। हाँ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं जज को चुनने में। सो नंबर ऑफ checks and balances are there, or it is through these checks and balances power is maintained and make sure that no organ can become despotic in nature, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक्स हैं, बता दिया मैंने, चेक्स बैलेंस करते हैं। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जो भी गवर्नमेंट होता है वो पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे जवाब देना होता है जो भी करता है, और इस तरह से जज जो है अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। तो देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस, और दिस चेक्स एंड बैलेंसेस मेक श्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन बिकम डिस्पोटिक इन नेचर, या सारा पावर एक गवर्नमेंट, एक ऑर्गन एज्यूम करके गवर्न ना करने लगे। दूसरा जो पावर शेयरिंग है, तो पहला हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में। दूसरा जो होता है वर्टिकल लेवल पे। देखो यहाँ पे जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद इसके नीचे पंचायत है इंडिया में, ठीक है। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल लोकल सेल्फ पंचायत है। तो ये भी क्या है, ये भी तो शेयरिंग ऑफ पावर है। कुछ पावर इनको दिया हुआ है, कुछ पावर इनको दिया हुआ है, कुछ पावर फिर नीचे बटा हुआ है। लेकिन ये क्या है कि ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे हाईएस्ट लेवल पे, देन सेकंड लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयर किया हुआ है, एट द बॉटम लेवल पंचायत है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो दैट इज ऑल्सो शेयरिंग ऑफ पावर, बट इट इज वर्टिकल लेवल पे है इसको। सो दैट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं हम, जहाँ पे कि इस तरह का पावर शेयर किया जाता है। और इन इंडिया वी कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हम 2 गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल इज कॉल्ड डिफरेंट नेम। इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट कंट्रीज वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द पावर। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को मिला हुआ है या पंचायत को मिला हुआ है, या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, और ये अपने पावर एंजॉय करने के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन एक्सरसाइजिंग द पावर दैट इज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये है वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग।
उसके बाद नेक्स्ट है इट द एक्सटेंडेड लेवल, और फर्दर जब पावर शेयर किया जाता है उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत बोलते हैं, म्यूनिसिपालिटी या पंचायत बोलते हैं। दिस डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। सो मैंने समझा दिया इसको आपको। नेक्स्ट है हमारा पावर में भी शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये थर्ड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड अपॉन द रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे। देखते हैं हम इसके बारे में कि इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली एंड वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इंडिया में है ऐसा ना, इंडिया में क्या है कि रिजर्वेशन दिया हुआ गया किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए या वुमेन के लिए के भी रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से हमने अलग अलग ग्रुप के लोगों को जो कि अपने दे कैन नॉट एक्वायर पावर ऑन देयर ओन, उनके लिए हमने रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है एंड गिवन ऑल द प्रोविजन सो दैट दे ऑल्सो एक्वायर पावर। और आई एम सो वी आर मेकिंग श्योर दैट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरी ग्रुप इन द सोसाइटी गेट सम और अदर पावर। नो group in the society feel that they are alienated or they don't get any right to interfere in the government or एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह से दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप के लिए। इसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं इंडिया में। रिजर्वेशन आपने सुन रखा होगा, SC/ST को रिजर्वेशन है, OBC को रिजर्वेशन है, वुमेन के लिए है। आपको भी पता होगा कि हमने पंचायत में भी 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन दे रखा है और SC/ST के लिए रिजर्वेशन है। तो इस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू हमने अलग अलग सोशल ग्रुप को भी पावर एक्वायर करने का फैसिलिटी दे रखा है। दिस मेथड वाज यूज इन गिविंग माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन द पावर, ठीक है। पावर शेयरिंग ऑफ अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। ये चौथा है अरेंजमेंट है जिसमें कि अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया। ये है देखो, द सिटीजन मस्ट हैव ए फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। अब देखो क्या होता है ना कि एक डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। देर आर इंडिया में BJP है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और भी बहुत सारे पार्टीज हैं इंडिया में, CPI CPM है। तो इन ये सारे कंटेस्ट करते हैं और कंपटीशन होता है इनके बीच में, और जो पार्टी को मेजोरिटी मिलता है वो सरकार बनाता है। BJP को मेजोरिटी मिलता है, BJP सरकार बनाता है, कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस सरकार बना लेगा। और इस तरह से देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो कि BJP कभी रूल कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो उस समय 2 या 4 पार्टी या 10 पार्टी मिल के सरकार बनाता है, उसको हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, या मिली जुली सरकार। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, बहुत सारे पार्टी में भी 10-20 हो सकते हैं। और इस तरह से अब यहाँ पे क्या हो रही है, जब हम पावर को बहुत सारे पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड दिस इज अनदर वे थ्रू विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी एट दैट टाइम 2 or more पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड व्हेन देयर इज कोalition गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ग्रुप। आपको पता है कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ग्रुप है, बिजनेसमैन का है, इंडस्ट्रीज का है, फार्मर का है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि दे आर न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग है और उनका अपना ग्रुप है, अपना प्रेशर ग्रुप्स है, और ये लोग भी सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और डाल के अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था, किसान का आंदोलन चल रहा था और किसान के सारे किसान मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि कुछ लॉ जो सरकार ने पास किया है उसको वापस ले ले, क्योंकि ऐसा उनको लगता था कि ये उनके फेवर में नहीं है। सो what actually they are doing, they are pressurizing the government to get their demand fulfilled. So even they are also participating. So pressure group can also participate in the decision making process के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी में कोई डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है। डेमोक्रेसी मतलब भी तो पावर शेयरिंग होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। सारा पावर जो गवर्नमेंट को कहाँ से आता है, लोगों से आता है। लोगों से कैसे आता है, लोग चुन के भेजते हैं ना, लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन दिस वे दे आर एक्चुअली, और रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से लोग इंजॉय करते हैं पावर को। अल्टीमेट पावर कम फ्रॉम द पीपल ओनली। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। हम चुनते हैं, वो हमें अगर हमें पसंद नहीं है तो हम अगले इलेक्शन में उसको हटा सकते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। द गुड डेमोक्रेसी ड्यू रेस्पेक्ट टू गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो आमतौर पर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप होते हैं,
रिलीजियस ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है और सब पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और सब अपने सरकार चुनते हैं और इस तरह से सबका इम्पोर्टेंस बना रहता है। एवरी वन हैज़ द वॉइस इन द शेपिंग द पॉलिसी। हर आदमी, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, गरीब हो, अमीर हो, मैन है, वीमेन हो, एवरीबडी हैज़ द राइट टू वोट। इन दिस वे दे or they can make their pressure group, they can pressurize the government, they can get their demand fulfilled. So इस तरह से they share power. Therefore it follow that in a democracy political power should be distributed among the as many as citizen. और नहीं हो रहा है तो that cannot be called a true democracy. श्रीलंका में even though there was democracy, elected government होते थे, लेकिन जो डाइवर्स ग्रुप को वो इक्वल राइट नहीं मिलता था। तो हम बोल सकते हैं कि जब तक इस तरह सप्रेस होते रहेगा कोई भी कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी को या जो दोज हुआ लेस इन नंबर ऐसे लोगों को, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी उसे हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं ट्रू सेंस में। ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी हम तब बोल सकते हैं जबकि ईच एंड एवरी कम्युनिटी फील सेफ है, ईच एंड एवरी कम्युनिटी इज कंसल्टेड, ईच एंड एवरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देन दैट कंट्री कैन बिकम ट्रूली डेमोक्रेसी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।